हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? तो आज हमने कल इनकम इलास्टिसिटी किया था, तो हम उसका थोड़ा सा आगे मैं आपको एक स्टडी का आपको एक न्यूमेरिकल करा रही हूँ अभी। तो एक फटाफट कर लेते हैं एक क्वेश्चन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन ये है, वी आर टॉकिंग अबाउट रेडियो। रेडियो का प्राइस, रेडियो की क्वांटिटी डिमांडेड। तो देखते हैं रेडियो का प्राइस पहले कितना था, 500 रुपीज जब प्राइस था तो कितनी क्वांटिटी डिमांडेड हो रही थी, 100। फिर रेडियो का प्राइस कम हो गया, 400 हो गया, तो कितनी क्वांटिटी डिमांड हो गई, 150। तो ओल्ड प्राइस को हम P0 बोल देते हैं, न्यू प्राइस को हम बोलेंगे P1। ओल्ड क्वांटिटी को हम बोलते हैं Q0, न्यू क्वांटिटी को हम बोल देते हैं Q1। ओके, तो जब भी आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी, तो इसमें मैं एक नोट लिखा देती हूँ। ठीक है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, क्वेश्चन इज साइलेंट, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, आर्क मेथड। यूज आर्क मेथड टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी। परसेंटेज मेथड भी था ना एक। परसेंटेज मेथड क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एक आर्क मेथड था। आर्क मेथड क्या था आपका, सबसे हम एवरेजेस करके परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन Q1 प्लस Q2। ठीक है, फिर परसेंट अपॉन, देखो ना फर्क क्या था, दोनों मेथड दोनों देखो। आर्क मेथड आपका क्या था, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2। ठीक है, क्वांटिटी का हमने चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी का एवरेज, नीचे प्राइस लेते हैं, आपको पता ही है। तो P1 माइनस P2 अपॉन P1 प्लस P2। ठीक है, तो ये आपका आर्क मेथड था। परसेंटेज मेथड क्या था आपका, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, तो दैट मीन्स Q1 माइनस Q2। बेस किसको लेते थे, ओल्ड को, Q1 अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो कैसे निकलेगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस, P1 माइनस P2 अपॉन ओल्ड प्राइस, तो दैट मीन्स P1। ठीक है, तो ये था परसेंटेज वाला फॉर्मूला, ये था आर्क वाला फॉर्मूला। कौन सा वाला एग्जाम में हम प्रायोरिटी देंगे, इस वाले को प्रायोरिटी। ठीक है, आर्क मेथड को हम प्रायोरिटी देंगे टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी। अब सपोज करो आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है, उसके चार सॉल्यूशन ऑप्शंस हैं, पहले A B C D। एक में है 1.2, एक में है 2.1, एक में है 0.58, एक में है 0.31। ठीक है, आपने आर्क मेथड से कैलकुलेट करा और फिर आपका आया 1.5। फिर आपने चेक करा 1.5 कहाँ पे है, आंसर पे नहीं है ना, आंसर पे। तो एक बार फिर से आप अपनी पूरी कैलकुलेशंस चेक कर लीजिएगा कि मेरी सारी कैलकुलेशन सही है या नहीं है। और अगर आपने सब चेक कर लिया फिर भी आंसर कितना आ रहा है, 1.5, तो इसका मतलब वो क्या, एग्जामिनर क्या चाहता है अब आपसे, परसेंटेज मेथड। फिर आप परसेंटेज मेथड लगा के फिर से एक बार वैल्यूज पुट करेंगे और फिर आंसर निकालेंगे, तो हो सकता है तब आपका कितना आ जाए, 1.2। ठीक है, तो आप इसको टिक कर देंगे। ठीक है, तो एग्जाम में प्रायोरिटी किसको देनी है, आपने प्रायोरिटी आपने देनी है आर्क मेथड को। ठीक है, और अगर आर्क मेथड के थ्रू जो आपका आंसर आ रहा है दैट इज नॉट गिवन इन द ऑप्शंस, तब यू विल यूज कौन सा मेथड, परसेंटेज मेथड। ओके, तो ये इसको आप देंगे फर्स्ट प्रायोरिटी और परसेंटेज वाले को देंगे सेकेंड प्रायोरिटी। ओके, तो आई एम गोइंग टू हाईलाइट दिस सो दैट यू कैन रिमेंबर। और आप इसको एग्जाम में आप अभी जब न्यूमेरिकल करेंगे, जब आप बुक के पीछे, तब भी आप वहां पे देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो आपके सॉल्व कर रखे हैं, जो भी क्वेश्चन आपके हैं कैलकुलेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी वाले, वो कौन से मेथड से, फॉर्मूले से करे हैं आपके। हमने पढ़ा था ना प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के तो बहुत सारे फॉर्मूले भी हैं, परसेंटेज मेथड है, आर्क मेथड है, बट आप किसको प्रायोरिटी देंगे, आर्क मेथड को प्रायोरिटी देंगे। मतलब आर्क मेथड ज्यादा सुपीरियर होता है, ज्यादा अच्छा माना जाता है। क्यों, क्योंकि ये एवरेजेस लेके चलता है।
ना कि किसी पर्टिकुलर चीज को बेस बना के। ठीक है, तो जब हम एवरेजेस लेते हैं तो वो चीज हमें क्या देती है, ज्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। ओके, तो यहां पे भी आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, आर्क मेथड यूज करते हैं, तो देखते हैं। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी निकाल लो, इसको हम लिख सकते हैं चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू, ये सबसे ऊपर चला जाएगा, P1 प्लस P2 अपॉन P1 माइनस P2 को चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस भी लिख सकती हूँ। तो इनको एक जैसे को एक साथ ले आइए, इंटू P1 प्लस P2 अपॉन Q1 प्लस Q2। तो चेंज इन क्वांटिटी कितना है, पहले क्वांटिटी थी 100, फिर बाद में क्वांटिटी ली कितनी है 150, तो 100 माइनस 150 कितना हो जाएगा 50। और हमें पता है नेगेटिव साइन इग्नोर करके चलेंगे, अपॉन चेंज इन प्राइस, प्राइस पहले था 500 फिर हो गया 400, तो कितना हो गया 500 माइनस 400 100 इंटू P1 प्लस P2 500 प्लस 400 दैट मीन्स 900 अपॉन Q1 प्लस Q2, ओल्ड Q0 था 100, नया है 150, तो 100 प्लस 150 कितना हो गया आपका 250, which comes to 1.8। इसका मतलब 1 से ऊपर है आंसर, that means we can say that demand is elastic। ठीक, तो हमने उस दिन देखा था आपका प्राइस इलास्टिसिटी कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, एक बार रिकैप कर लेते हैं। जितने क्लोज सब्स्टिट्यूट होगा, कोक का प्राइस महंगा हो गया, कोक का प्राइस बढ़ गया, कोक का बिल्कुल क्लोज सब्स्टिट्यूट है पेप्सी, तो कोक के प्राइस बढ़ गए हैं तो मैं आराम से पेप्सी कंज्यूम कर सकती हूँ ना, तो कोक की सारी डिमांड कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, पेप्सी की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब जब क्लोज सब्स्टिट्यूट है तो डिमांड आराम से शिफ्ट कर सकती है, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ेगा मैं कोई भी ड्रिंक पीऊं, राइट। तो जितना क्लोजर सब्स्टिट्यूट्स होंगे उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी आप देखोगे। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये इलास्टिसिटी मैंने क्या बताया, इलास्टिसिटी मतलब डिमांड, राइट। तो डिमांड का रिस्पॉन्स, डिमांड की शिफ्टिंग ज्यादा होगी। ठीक है, और ये किसके लिए स्टैंड कर रहा है, यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी की बात हो रही है, तो 1 स्टैंड फॉर प्राइस, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और ये इलास्टिसिटी किसकी बात कर रहे हैं हम, क्वांटिटी डिमांडेड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर तो हमने क्या देखा, क्वांटिटी डिमांड का रिस्पांस ज्यादा हो जाएगा, और आपको पता भी है अगर चलो आप इस तरीके से इंटरप्रेट ना भी करें तो आप लॉजिकली भी देखें ना, कि अगर कोक के प्राइस बढ़ गए तो कोक की डिमांड हैज द टेंडेंसी टू चेंज, और जब डिमांड हैज द टेंडेंसी टू चेंज तो हम क्या बोलते हैं, डिमांड इज इलास्टिक। तो इलास्टिक बोलो, या फिर ये भी बोल सकती हूँ इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 बोलो, एक ही चीज है, इट इज वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, इलास्टिक का मतलब ही क्या होता है, ग्रेटर देन 1। ठीक, फिर तो हमने पढ़ा था प्राइस इलास्टिसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, सब्स्टिट्यूट के ऊपर। सब्स्टिट्यूट जितने क्लोज होंगे डिमांड शिफ्ट कर सकती है, और अगर सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, जैसे वाटर का सब्स्टिट्यूट नहीं था, तो वाटर के प्राइस कितने भी बढ़ जाएंगे, वाटर की डिमांड पे कोई चेंज नहीं आएगा, इसका मतलब डिमांड विल रिमेन इंटैक्ट, कोई खिंचाव नहीं है, तो क्या होगी इन इलास्टिक। या फिर इन इलास्टिक को मैं कैसे भी लिख सकती हूँ, ऐसे। ठीक है, इसका मतलब इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। उसके बाद मैंने आपको बताया था, अगर आप अपना कंजम्पशन पोस्टपोन कर सकते हैं, कोई नेसेसिटी नहीं है, फ्यूचर में खरीद लेंगे तो डिमांड शिफ्ट हो सकती है ना, और जब डिमांड शिफ्ट हो सकती है तो हम क्या बोल सकते हैं, डिमांड इज इलास्टिक, या फिर ग्रेटर देन, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। मल्टीपल यूजेस याद करो, मल्टीपल यूजेस किसका था, मिल्क का।
तो जब कोई चीज का मल्टीपल यूजेस होते हैं तो अगर उसके प्राइस कम हो जाते हैं तो उसकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। पर अगर किसी चीज का सिंगल यूज है, मेडिसिन, तो अगर मेडिसिन के प्राइस घटें तो क्या आप उसकी डिमांड बढ़ाएंगे? नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि वो किसी और काम आ ही नहीं सकती है। तो उन्हीं चीजों की डिमांड चेंज होती है जिन चीजों के क्या होते हैं, मल्टीपल यूजेस। तो इसका मतलब अगर चीज का मल्टीपल यूज है तो प्राइस कम हुए तो डिमांड बढ़ गई, तो इसका मतलब डिमांड बढ़ रही है ना, खिंचाव है, तो इलास्टिसिटी है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, डिमांड इज इलास्टिक या फिर प्राइस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। टाइम, अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप आराम से सोच समझ के ऑप्शंस अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। इसका मतलब डिमांड हैज द टेंडेंसी टू शिफ्ट ना, और इसका मतलब डिमांड इज इलास्टिक। तो अगर आपके पास लॉन्ग रन की हम बात करें तो इलास्टिसिटी क्या है, डिमांड क्या है, इलास्टिक या फिर ग्रेटर देन 1। और अगर आपका पास टाइम पीरियड शॉर्ट है, कम है, तो आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, जो आपके पास गिवन हो आपको उसी से संतुष्ट रहना पड़ेगा। इसका मतलब डिमांड में कोई खिंचाव नहीं आ सकता, डिमांड स्टेगनेंट है, कांस्टेंट है। इसका मतलब इनइलास्टिक है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। उसके बाद हमने पढ़ा था हैबिचुअल। अगर आप किसी चीज के यूज करने के बहुत हैबिचुअल हो, अब कितने भी प्राइस बढ़ जाए तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता, तो आपकी डिमांड चेंज नहीं होगी। कितने भी प्राइस ऊपर नीचे हुए, डिमांड विल रिमेन सेम। तो या फिर इनइलास्टिक भी बोल सकते हैं। टाइट डिमांड, टाइट डिमांड मतलब एक गुड्स खरीदा तो दूसरा भी खरीदना ही पड़ेगा। तो अगर आपने एक खरीदा तो दूसरा तो खरीदना ही पड़ेगा, तो डिमांड चेंज नहीं हो रही है, इनइलास्टिक। 7, ठीक है। जो गुड्स बहुत ही हाई प्राइस रेंज में होते हैं, जैसे बहुत अमीर लोगों के, उनको प्राइस का वैसे ही फर्क नहीं पड़ता, उनकी डिमांड सेम रहेगी, तो इनइलास्टिक। और जो गरीब लोगों की चीजें हैं, अगर उनके प्राइस बढ़ भी जाएं तो ये थोड़ा ना कि वो अब और कोई दूसरी चीज खरीदेंगे, वो तो वही चीज खरीदेंगे ना। जैसे बाजरा था, गरीब आदमी बाजरा खरीदता है, अगर बाजरा के प्राइस बढ़ भी जाएं तो क्या वो चावल खरीदेगा? भाई चावल तो पहले भी उसके रीच से काफी ऊपर थे। तो बाजरा के ठीक है, भले ही प्राइस ऊपर हुए हैं बट अभी भी उसकी रीच में तो है ही है ना। तो राइट, तो इसका मतलब बाजरा की डिमांड विल रिमेन इन इलास्टिक। लेस देन 1। मिडिल प्राइस रेंज वाले क्या होते हैं, इलास्टिक। ठीक, आज हम अपना नेक्स्ट शुरू करेंगे टॉपिक, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी लिख लीजिए। इट टेल्स अस हाउ the price of one good X can influence the sale of another good Y। तो मैं कौन से दो गुड्स की बात कर रही हूं यहाँ पे? एक गुड X की बात कर रही हूं और एक गुड Y की बात कर रही हूं। मैं बोल रही हूं कि अगर X का प्राइस चेंज होगा तो उससे किस चीज में बदलाव आएगा? इट विल इन्फ्लुएंस सेल ऑफ गुड वाई। तो आपको पता चली गया होगा मैं कौन से गुड्स की बात कर रही हूँ, राइट कौन से गुड्स की बात कर रही हूँ मैं? सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात कर रही हूँ। वहीं पे होता था ऐसा कि एक चीज का प्राइस, अगर टी का प्राइस चेंज हो रहा है तो किसकी डिमांड बढ़ जाती थी? कॉफी की। तो दो अलग अलग चीजों की बात हो रही है, टी और कॉफी। टी के प्राइस बढ़ने से कॉफी की प्राइस डिमांड क्या हो गई? हाई हो गई। ठीक है,
तो डिमांड फॉर अ particular commodity can change due to change in prices of related goods तो एक चीज की क्वांटिटी डिमांडेड किस वजह से चेंज हो रही है? ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड। ठीक है, तो अब बाकी अदर फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट, ये हमने पहले भी पढ़ा था, जिसको हम क्या नाम देते हैं? सेटरिस पैरिबस। ठीक है, तो अदर थिंग रिमेनिंग सेम। तो रिलेटेड गुड्स मतलब मैं कौन से गुड्स की बात कर रही हूं? इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ? जैसे कि इनकम ऑफ कंज्यूमर, हमने पढ़े थे ना, कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो क्वांटिटी डिमांडेड को इफेक्ट करते हो। एक होता है प्राइस, एक होता है इनकम, एक होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, एक होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ठीक है, प्राइस ऑफ कमोडिटी इन क्वेश्चन, इसका क्या मतलब हुआ बताती हूँ। तो अगर आपके पास एग्जाम में आता है कि कैलकुलेट क्रॉस इलास्टिसिटी, तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? क्रॉस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, यही तो होता है फॉर्मूला। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो यहां पे प्राइस, हम एक्स के प्राइस की बात कर रहे हैं और क्वांटिटी किसी दूसरे गुड्स की बात कर रहे हैं, वाई की क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, जैसे कि प्राइस ऑफ टी और क्वांटिटी ऑफ कॉफी। तो दो अलग अलग गुड्स की बात हो रही है ना, तो मैं लिख सकती हूँ क्वांटिटी ऑफ एक्स, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। राइट, तो क्या होगा फॉर्मूला? परसेंटेज, सब न्यूमरेटर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, कैसे निकलता है परसेंटेज चेंज? तो चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स, इसका मतलब Q1 माइनस Q2 अपॉन परसेंटेज चेंज निकालने के लिए बेस किसको लेते थे? ओल्ड को लेते थे, तो ओल्ड क्वांटिटी ऑफ एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलेगा? चेंज इन प्राइस मतलब ओल्ड प्राइस माइनस न्यू प्राइस, तो हम लिख सकते हैं ओल्ड प्राइस माइनस न्यू प्राइस को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? चेंज इन प्राइस ऑफ वाई, और परसेंटेज निकालने के लिए बेस लेते थे हम ओल्ड को। ठीक है, ठीक है, तो ओल्ड प्राइस ऑफ वाई, तो क्या हो जाएगा ये? अपॉन क्यू एक्स इंटू पी वाई अपॉन चेंज इन पी वाई। इसको और फाइन तरीके से लिख दें तो ऐसा बन जाएगा इंटू पी वाई अपॉन क्यू एक्स। ठीक है, तो जो ये y है, ये क्या है? आपका दूसरे गुड के प्राइस है,
ये मतलब रिलेटेड गुड्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक। और जो ये है, ये क्या है, इनिशियल मतलब ओल्ड क्वांटिटी, और ये क्या है आपका, इनिशियल या फिर ओल्ड प्राइस, ठीक है। अब अगर ये तो था क्रॉस इलास्टिसिटी, जब आपको एग्जाम में दिया रहेगा तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। बट इफ क्वेश्चन स्पेसिफिकली वो आपसे पूछता है टू कैलकुलेट क्रॉस इलास्टिसिटी विद आर्क मेथड, तो सिंपल है, वो भी हो जाएगा, पता ही है आपको। तो देन क्या हो जाएगा, आर्क मेथड आपको पता ही है क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी, मतलब ओल्ड क्वांटिटी माइनस न्यू क्वांटिटी, इसको मैं बोल सकती हूँ, या फिर सिंपल चेंज इन क्वांटिटी भी बोल सकती हूँ, अपॉन एवरेज लेते थे ना, एवरेज ऑफ ओल्ड क्वांटिटी प्लस न्यू क्वांटिटी, नीचे प्राइस, तो मैं लिख सकती हूँ चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस क्या हो जाएगा, P0 माइनस P1, बट मैं पूरा लंबा लिखने की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, ऐसे भी तो लिख सकती हूँ चेंज इन प्राइस, ठीक है। और नीचे प्राइस का एवरेज, वहां पे पर्टिकुलर ओल्ड प्राइस को बेस नहीं लेते थे, वहां पे प्राइसेस का एवरेज कर देते थे, ठीक है। आर्क मेथड आपने पढ़ा ही था, मैंने डिटेल में आपको समझाया था, P0 प्लस P1, ठीक है। तो इंटू P0 प्लस P1 अपॉन, ठीक। तो ये क्वांटिटी की किसकी बात हो रही है, क्वांटिटी की बात हो रही है किसकी, एक्स, एक्स की क्वांटिटी की बात हो रही है, और ये किसकी बात हो रही है, पी, प्राइस, राइट, ये वाई ले लेते हैं, ठीक है। तो x की क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है और y के प्राइस। क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब ही ये होता है कि हम एक चीज के प्राइस की बात करते हैं और दूसरी चीज की किसके बारे में बात करते हैं, दूसरी चीज की क्वांटिटी डिमांडेड, जैसे कि टी एंड कॉफी, टी के प्राइस बढ़ने से कॉफी की डिमांड हाई हो रही है, तो मैं बात कर रही हूँ किसके प्राइस की, टी के प्राइस की, और क्वांटिटी डिमांडेड किसकी बात कर रही हूँ, कॉफी की। आई एम टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट कमोडिटीज, राइट, दे कैन बी रिलेटेड, लाइक दे कैन बी सब्सटीट्यूट गुड्स या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो आपका क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला फिर से लिख देती हूँ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर प्रोडक्ट ए अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी।
जैसे देखिए, सब्स्टिट्यूट गुड्स, गुड्स आर इंडिपेंडेंट, गुड्स आर इंडिपेंडेंट। ये किस केस में होता है? अनरिलेटेड गुड्स के केस में। आप लिखिए अनरिलेटेड गुड्स, उसके बाद इस क्रॉस इलास्टिसिटी। ईसी का मतलब होता है क्रॉस इलास्टिसिटी, ईपी का मतलब होता है प्राइस इलास्टिसिटी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक। तो इसका क्या मतलब हुआ? गुड्स आर इंडिपेंडेंट। अब देखो, मैं रफ में लिख रही हूँ साइड में, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझिए। देखो, अगर मैं बोल रही हूं, चलो यहीं पे ही लिख लो आप भी एग्जाम्पल। मैंगो के प्राइस बढ़े, प्राइसेस ऑफ मैंगो, तो क्या एप्पल की क्वांटिटी डिमांडेड में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि ये किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है। ये दो एंटायरली इंडिपेंडेंट गुड्स की बात हो रही है। एप्पल इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मैंगो, ठीक है। तो अगर मैंगो के प्राइस बढ़ भी जाते हैं तो उससे एप्पल के डिमांड पे कोई फर्क नहीं आएगा, राइट? ये दोनों टोटली अनरिलेटेड चीजें हैं, ठीक। तो क्या मैंगो के प्राइस बढ़ने से इसकी क्वांटिटी में, एप्पल की क्वांटिटी में चेंज होगा? नो, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो एप्पल की डिमांड, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मैंगो का प्राइस और एप्पल की क्वांटिटी डिमांडेड। तो एप्पल की क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट शो एनी चेंज एट ऑल, राइट? और जब कोई चेंज नहीं होता है, कुछ भी खिंचाव नहीं हो, तो हम बोल सकते हैं इलास्टिसिटी क्या है? जीरो। ठीक है, तो हमने देखा अनरिलेटेड गुड्स के केस में या इंडिपेंडेंट गुड्स के केस में इलास्टिसिटी आपकी क्या आती है? जीरो। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सब्स्टिट्यूट गुड्स। जीरो से ऊपर इलास्टिसिटी इज ग्रेटर दैन जीरो, इसका मतलब पॉजिटिव, क्योंकि जीरो से ऊपर तो वन ही आता है ना, एंड वन इज पॉजिटिव, ठीक। तो एग्जाम्पल क्या था? अगर टी के प्राइस, टी, कॉफी और टी आपस में क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। टी के प्राइस अगर बढ़ रहे हैं तो कॉफी की क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। टी के प्राइस बढ़ने से टी की डिमांड तो कम हो जाएगी, बट कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों एरोस का डायरेक्शन क्या है? सेम जा रहा है ना, तो मैं इसको पॉजिटिव भी बोलती हूँ, ठीक है। इसका मतलब कॉफी की डिमांड में खिंचाव है, किसकी वजह से? ड्यू टू प्राइस ऑफ टी, ठीक है। कॉफी की डिमांड में खिंचाव है, और जब खिंचाव होता है तो हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक है डिमांड, या फिर मैं ग्रेटर दैन जीरो भी बोल सकती हूँ, ठीक है, या फिर ग्रेटर देन वन भी बोल लो, एक ही बात है। तो हमने क्या देखा? सम अप कर लें इसको। इफ क्रॉस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर दैन जीरो, तो इसका मतलब
then the two goods are substitutes. खिंचाव है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड में देखो ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड की तरफ ये एरो है ग्रेटर, राइट, इसका मतलब डिमांड इज चेंजिंग। किस वजह से चेंज हो रही है, कहाँ चेंज हो रही है, क्योंकि टी और कॉफी एक दूसरे को क्या करते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं। तो टी के प्राइस की वजह से कॉफी की डिमांड में आपको खिंचाव नजर आ सकता है, राइट। तो डिमांड में खिंचाव है तो हम बोल सकते हैं इलास्टिक, या फिर ग्रेटर दैन 0 या ग्रेटर दैन 1 भी बोल सकते हैं। तो इट हैपन्स व्हेन टू गुड्स आर सब्सटीट्यूट्स। अगला, इफ क्रॉस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0, तो उसका मतलब ये कौन से केस है, इंडिपेंडेंट गुड्स हैं, अनरिलेटेड गुड्स हैं। देन द टू गुड्स आर इंडिपेंडेंट या फिर अनरिलेटेड, ठीक है। थर्ड केस, इफ क्रॉस इलास्टिसिटी इज लेस देन 0, तो ऐसा किस केस में होगा, देन द टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये भी समझा देती हूं मैं। कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। ठीक, अब देखिए, उसी के नीचे जहां पे मैंने अभी आपको लिखवाया था, डायग्राम बना लीजिए। एक तरफ मैं बना रही हूं सब्स्टिट्यूट गुड्स का, एक तरफ मैं बनवा रही हूं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। सब्स्टिट्यूट गुड्स में हमने क्या देखा, अगर टी के प्राइस बढ़ रहे हैं तो किसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, कॉफी की। तो दोनों एरोज क्या होते थे, सेम डायरेक्शन में जाते थे ना, क्या रिलेशन होता था तब, पॉजिटिव रिलेशन। तो पॉजिटिव रिलेशन में एरो कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आपने क्या देखा, टी के प्राइस बढ़ रहे हैं तो कॉफी की भी डिमांड बढ़ रही है, ठीक। प्राइस ऑफ टी, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जैसे कि शुगर, कॉफी एंड शुगर ले लीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है ना कॉफी एंड शुगर, दोनों एक साथ ही कंज्यूम होते हैं, जबकि सब्स्टिट्यूट गुड्स होते थे जो दोनों एक साथ कंज्यूम नहीं होते हैं। कॉफी के प्राइस अगर बढ़ गए तो कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी, जिस कारण शुगर भी अब कम बिकने लग जाएगा, तो शुगर की डिमांड क्या हो जाएगी, कम। तो यहाँ पे एरोस की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है ना, तो हम इसको इनवर्स भी बोल सकते थे, या फिर हम इसको क्या भी बोल सकते हैं, हम इसको नेगेटिव भी बोल सकते हैं, ठीक। तो नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव मतलब ऊपर, नेगेटिव मतलब नीचे, ठीक। तो हमने देखा कॉफी के प्राइस की बात हो रही है, अगर कॉफी के प्राइस राइज करेंगे तो शुगर की डिमांड भी, सॉरी, कॉफी के प्राइस राइज होने से शुगर की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक। तो इस तरफ हम लिखेंगे प्राइस, किसके प्राइस की बात हो रही है, कॉफी की,
बाइफरकेट कर दो दोनों को, बीच में लाइन खींच के। और इस तरफ क्वांटिटी डिमांडेड किसकी बात हो रही है? शुगर की। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा रिलेशन देखने को मिलता था? पॉजिटिव। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखी, क्या? लेस देन जीरो, या फिर हम बोल सकते हैं इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का मतलब क्या है? इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि देखो, अगर कॉफी कंज्यूम कर रहे हैं तो शुगर तो एनी हाउ मुझे क्या करनी है? कंज्यूम करनी ही है ना, राइट? अब देखो एक और चीज मैंने आपको बताया था, अगर आपको मैं बस ये चीज दे दूं, अब आपने नोट कर लिया है ना? अब मैं इसमें कुछ छेड़ाखानी कर रही हूँ, आप मत करिएगा, मैं बस समझाने के लिए कर रही हूँ। देखो, क्या मैं आपके सामने ये दे रखा है, राइट? सिर्फ ये चीज आपको बताना है कि डिमांड इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। ठीक है, डिमांड इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। तो कैसे बता पाएंगे आप ये देख के? कैसे बताएंगे? तो आप देखेंगे कि अगर डिमांड का रिस्पॉन्स कम है, डिमांड का साइड का रिस्पॉन्स कम है, कम जा रहा है ना, इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा? इनलास्टिक वाला केस हो जाएगा। ठीक है, ठीक। आप देखिए, जो ये आपका मैंने लिखवाया था, सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब एक गुड नहीं है तो दूसरा खरीद सकती हूँ, बिकॉज दे बोथ आर सब्स्टिट्यूटिंग ईच अदर। जैसे कि टी एंड कॉफी, ये एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करते हैं। कोक एंड पेप्सी एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करते हैं। स्लाइस एंड माजा, दोनों एक जैसे टेस्ट होता है तो एक दूसरे को आराम से क्या कर सकते हैं? सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। स्लाइस नहीं मिली तो मैं माजा खरीद सकती हूँ। सब्स्टिट्यूट गुड्स में भी ना दो टाइप के सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। एक होते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मतलब, अब जैसे माजा नहीं मिला तो मैंने स्लाइस पिला दी, अगले पीने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि ये स्लाइस है। ठीक है, दूसरा होता है परफेक्ट तो नहीं है पर हाँ क्लोज सब्स्टिट्यूट है, चलता है। ठीक है, जैसे कि टी एंड कॉफी, इसका क्या हो जाएगा? स्लाइस एंड माजा। ठीक है, तो अगर स्लाइस के प्राइस बढ़ गए तो माजा की डिमांड तो बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये एक जैसी चीजें हैं। तो लोग अब स्लाइस क्यों खरीदे महंगे दामों में? लोग क्या करेंगे? माजा की डिमांड बढ़ा देंगे, तो माजा की डिमांड में काफी ज्यादा इनफाइनाइट चेंज आएंगे। तो यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी कैसे देखने को मिली आपको बिटवीन दीज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स? कैसे? इन्फिनिटी। ठीक है, और अगर हम टी और कॉफी की बात करें तो टी के प्राइस बढ़ गए तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, बट अभी भी कई लोग ऐसे होंगे जिनको कॉफी का टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि टी और कॉफी बिल्कुल हूबहू भी नहीं होते हैं ना, सेम, राइट? तो कई लोग ऐसे होंगे जो दे विल स्टिल स्टिक टू टी, वो टी ही परचेज करते रहेंगे, तो वो लोग दे विल नॉट शिफ्ट टुवर्ड्स कॉफी। तो हमने देखा कॉफी की डिमांड तो बढ़ी बट उतनी ज्यादा भी नहीं बढ़ी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा, मतलब कॉफी की डिमांड बढ़ेगी तो है, टी के प्राइस बढ़ने के साथ साथ कॉफी की डिमांड भी बढ़ेगी ना? इसके प्राइस बढ़े तो कॉफी की डिमांड भी बढ़ी, पॉजिटिव रिलेशन है। बट ऐसा भी नहीं कि इन्फिनिटी तक जाएगी, ग्रेटर देन वन रहेगी, राइट?
या फिर इलास्टिक, हम सिंपल बोलते हैं इलास्टिक, खिंचाव रहेगा। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो मतलब 1 या 2 या 3 या 4.0, बट ऐसा भी नहीं कि इन्फिनिटी तक चला जाए। सारे के सारे टी कंज्यूमर्स थोड़ी ना कॉफी पीना शुरू कर देंगे, कई लोग ऐसे भी होंगे जो अपनी डिमांड टी पे ही रखेंगे, तो एज अ रिजल्ट कॉफी की डिमांड बढ़ेगी, बट ऐसा भी नहीं कि बढ़ती जाएगी, राइट, एक लिमिट तक ही बढ़ेगी। ठीक है, तो बढ़ तो रही है, इट इज इलास्टिसिटी इज ग्रेटर दैन जीरो, राइट, इसका मतलब पॉजिटिव है, बट नॉट एज इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। यहां पे तो बिल्कुल कहां चली जा रही है, इन्फिनिटी तक चली जा रही है। तो हम बोल सकते हैं therefore greater the cross elasticity, greater the cross elasticity, the closer is the substitute। ठीक है, तो अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है फिर तो इन्फिनिटी तक डिमांड बढ़ जाएगी। माजा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट था तो माजा की डिमांड बढ़ती गई। ठीक है, ये डिमांड लिखा है मैंने, बढ़ती गई। ठीक है, माजा की डिमांड इन्फिनिटी हो गई। ठीक है, और टी एंड कॉफी है। ठीक है, कॉफी की डिमांड बढ़ी, बट 3.2 मतलब 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, राइट, इलास्टिक रहेगी, डिमांड बढ़ेगी। बट अगर कोई दो चीजें ऐसी हैं जो और भी ज्यादा काफी एक दूसरे को क्लोजली सब्स्टिट्यूट करती हैं, तो अगर एक चीज का प्राइस बढ़ा तो दूसरी चीज की डिमांड बढ़ेगी, 80% तक बढ़ जाएगी, 90% तक बढ़ जाएगी। तो हमने देखा जितना ज्यादा आपस में दो चीजें एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करती है, राइट, उतनी ज्यादा उनकी इलास्टिसिटी होती जाएगी। देखिए ना यहाँ पे अगर बिल्कुल ही परफेक्ट कर रही है तब तो इन्फिनिटी तक चली जा रही है। ठीक, क्लोजर इज द सब्स्टिट्यूट। नोट, substitutes have a पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पॉजिटिव रिलेशन ही होता है, एक चीज का प्राइस बढ़ा तो दूसरी चीज की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। अगर दो गुड्स एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं, परफेक्ट नहीं है, बिल्कुल ही हूबहू नहीं है, हाँ क्लोज है, तो आप क्या देखेंगे, हाई क्रॉस इलास्टिसिटी। डिमांड एग्जाम्पल, टी एंड कॉफी। टी के प्राइस बढ़ने से कॉफी की डिमांड बढ़ गई बाई 80%, राइट। वीक सब्स्टिट्यूट, तो लो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जैसे प्राइस ऑफ मार्गरीन, ये जैसे आप उसमें लगाते हैं सैंडविच वगैरह में मार्गरीन, मार्गरीन के प्राइस बढ़ गए हैं 10% से, तो मार्गरीन की जगह आप बटर यूज कर सकते हैं, बट वो बात नहीं आ पाएगी। ठीक है, बटर एक आपने लगा दिया, ठीक है, बट वो मजा नहीं आएगा, तो बटर की डिमांड बढ़ी बाय 2%। ठीक है, तो हमने देखा मार्गरीन जो गुड्स आपस में उतना ज्यादा सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाते हैं, दे आर वीक सब्स्टिट्यूट, तो वहां पे एक चीज के अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो दूसरी चीज की क्वांटिटी डिमांडेड में उतना भी ज्यादा चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या दिखेगी यहाँ पे, लो क्रॉस इलास्टिसिटी, डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड का रिस्पॉन्स कम है, तो या फिर मैं बोल सकती हूँ लो क्रॉस इलास्टिसिटी। अब मैं बात कर रही हूँ
परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की, वहां पे तो आपने देखा इनफाइनाइट। ये कब होता है? दिस हैपन्स जब दो गुड्स एक दूसरे को परफेक्टली रिप्लेस कर सकते हो। इफ यूटिलिटी फ्रॉम वन गुड इज सेम एज अनदर। तो इन सबको आप हाईलाइट कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट हैं ये पॉइंट्स। ठीक है, एग्जाम में आप याद करके जाएंगे इन्हें। हमने लॉजिक समझ लिया क्यों हो रहा है, बस अब आप इसको क्या कर लीजिएगा, एक बार याद कर लीजिएगा। याद आपको याद होना चाहिए, जब भी कोई पूछे ऐसा नहीं कि तब एग्जाम्पल बना के बता रहे हो अच्छा नहीं नहीं इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, नहीं, आपको ये चीज़ एग्जाम में याद होनी चाहिए। बिकॉज एग्जाम में इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि आप एग्जाम्पल्स बना के बताएं कि इस चीज़ की डिमांड इनफाइनाइट हो सकती है या इलास्टिक हो सकती है या इन इलास्टिक हो सकती है। पता चल जाएगा आपको एग्जाम्पल बना के भी, बट इतना टाइम नहीं होता है ना, इसीलिए आपको ये बाय हार्ट याद करना है। ठीक है, greater the cross elasticity, closer is the substitute। तो सब्स्टिट्यूट के बारे में हम कर चुके हैं। एक बार फटाफट कॉम्प्लीमेंट गुड्स की भी क्रॉस इलास्टिसिटी देख लेते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कॉम्प्लीमेंट गुड्स के, कॉम्प्लीमेंट गुड्स वो होते हैं जो एक दूसरे के साथ ही इस्तेमाल किए जाते हैं। अब उसमें भी ना दो प्रकार हो सकते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा ना, सब्स्टिट्यूट में क्लोज सब्स्टिट्यूट या परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे भी अलग अलग बाइफिकेशन हो सकता है। क्लोज कॉम्प्लीमेंट, और इस तरफ मैं लिख रही हूँ आपका वीक कॉम्प्लीमेंट। क्लोज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? A small fall in price of A causes large rise in demand for B। वीक कॉम्प्लीमेंट का मैं लिख रही हूं a large drop in price of E causes only a small rise in demand for F। यहाँ पे तो ए और बी की बात हो रही है, तो देखते हैं कैसे। मैं पेन के प्राइस की बात कर रही हूं। प्राइस यहाँ पे P1 P2, P1 प्राइस पे, पहले प्राइस P1 था, तो कितनी क्वांटिटी हो रही थी परचेज? Q1। अब ये P1 है, अब प्राइस हो गया P2, प्राइस गिर गया, तो ऑब्वियसली जब प्राइस गिरता है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है।
पेन के प्राइस गिरे तो हमने क्या देखा, इंक की क्वांटिटी डिमांडेड काफी ज्यादा बढ़ गई। ठीक ठीक है, पेन के प्राइस थोड़े से गिरे, प्राइस में कम वो है चेंज, और क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, ज्यादा रिस्पांस, क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा रिस्पांस है। तो आपको पता है जब क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा आप यहाँ पे रिस्पांस है, ओके। तो ये मेरे पास 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट निकले। अब मैं अगर इनको ज्वाइन कर दूंगी, डिमांड कर्व बना दूंगी, तो आपने क्या देखा, एक फ्लैटर डिमांड कर्व है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या क्या चीजें नोटिस करी। एक तो ये नेगेटिवली स्लोपिंग डाउनवर्ड कर्व है, नेगेटिव रिलेशन भी है। देखो ना, पेन के प्राइस गिर रहे हैं, इंक की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, एक चीज नीचे आ रही है, दूसरी चीज ऊपर जा रही है। ठीक है, या फिर कर्व यहाँ से भी बता सकते हैं, अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है उसको मैं क्या बोलूंगी, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिवली स्लोपिंग डिमांड कर्व। ठीक है, तो पेन का प्राइस गिरा तो इंक की डिमांड, इंक की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। तो कैसा रिलेशन है ये, नेगेटिव या इन्वर्स रिलेशन भी मैं इसको नाम देती हूँ। और मेरा डिमांड कर्व फ्लैटर है, फ्लैटर डिमांड कर्व का मतलब क्या होता है, डिमांड का रिस्पांस ज्यादा है इन कंपैरिजन टू प्राइस। देखो ना, आप खुद देखो, प्राइस कम गिरे हैं बट डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है इंक की। ठीक है, तो देखो ना, आपने देखा पेन के प्राइसेस में होगी 10% की कटौती, पेन के प्राइसेस 10% से घटे तो इंक की डिमांड 20 या 25 या 30% से बढ़ गई है। इंक का रिस्पांस ज्यादा है, राइट, इंक की क्वांटिटी डिमांडेड का रिस्पांस ज्यादा है इन कंपैरिजन टू प्राइस ऑफ पेन। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ प्राइस में यहाँ पे क्या है, थोड़ा चेंज है, बट क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा चेंज। अगला केस देखो, मैं बात कर रही हूं प्राइस ऑफ ई की। ठीक है, अब देखो, पहले प्राइस था P1, अब प्राइस हो गया P2, तो प्राइस में काफी गिरावट आई है। जब P1 प्राइस था तो कितनी क्वांटिटी डिमांडेड थी, Q1। अब प्राइस काफी गिर गए तो जाहिर सी बात है क्वांटिटी बढ़नी चाहिए, क्वांटिटी बढ़ी Q2 तक। हमने क्या देखा, प्राइस में चेंजेस ज्यादा हैं और क्वांटिटी में चेंजेस कम है। ठीक है, तो क्वांटिटी का रिस्पांस कम है इन कंपैरिजन टू प्राइस, तो इसको मैं क्या बोलूंगी, इन इलास्टिक वाला केस है ये। और इन इलास्टिक डिमांड कर्व आपको पता है ये स्टीपर होता है, नीचे फॉलिंग होता है, और जैसे जैसे इलास्टिक होता जाएगा वो ऊपर की तरफ, वो फ्लैटर बनने लग जाएगा। ठीक है, प्राइस गिरे बाय 20%, डिमांड तो बढ़ी है बट बाय 5%। तो आपने इन दोनों को कंपेयर करेंगे, प्राइस और डिमांड को, राइट, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड को मैं कंपेयर करूंगी। इलास्टिसिटी फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्वांटिटी डिमांडेड का रिस्पांस देखना पड़ेगा। अब देखो, यहाँ पे प्राइस में चेंज है 20%, प्राइस गिर रहे हैं बाय 20%, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी है बट बाय 5%, तो डिमांड का रिस्पांस कम है इन कंपैरिजन टू प्राइस, डिमांड का रिस्पांस है बाय 5% ओनली। तो किसकी रिस्पांस कम है, डिमांड का रिस्पांस कम है, और जब कम रिस्पांस होता है तो मैं क्या बोल सकती हूँ, डिमांड इज इन इलास्टिक। ठीक है, या फिर क्या, लेस देन 1।
means quantity demanded is inelastic। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम अपना कल लेके चलेंगे। थैंक यू।